माई सेल्फ उमेश शुक्ला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसको हम जिस नाम से बुलाते हैं सॉलिड स्टेट। तो देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे पहले हमें सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बेसिक बातों से समझते हुए चलना है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जो आप जानते हैं, मैं उन्हीं के बारे में स्टार्ट करते हुए चलूंगा। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ के रखा हुआ है कि जब भी किसी सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर सॉलिड मतलब जहां मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है। ठीक है, और इतने पास पास है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ना के बराबर है, IMS क्या है, निग्लिजिबल है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है इनके बीच में, मैक्सिमम है, और स्पेस क्या है, मिनिमम आप कह सकते हैं। अच्छा, क्यों मैं मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहा हूँ, किसके बेसिस पे? तो सिंपल सी बात करूं, थोड़ा सा रिकॉल किया जाए, थोड़ी सी मेमोरी को रिवाइज की जाए तो याद आता है, अरे हाँ यार, हमने पढ़ा तो है कि जो स्टेट्स होते हैं वो 3 तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग बोलते हैं सॉलिड, हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट, हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि गैस के बारे में आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से एक चैप्टर था, स्टडी ऑफ द गैस, वहां पे आपने की थी। ठीक है, लिक्विड के बारे में आप पूरी बातें फिजिक्स में करते हैं, 11th-12th आप पढ़ेंगे फिजिक्स, आपको दिखेगा कि आपने सारी बातें लिक्विड को लेके की हुई हैं। और जो सॉलिड के बारे में बातें हैं वो हम लोग क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो आपने बोला अच्छा, मतलब आप कह रहे हो सर जो स्टेट्स होते हैं जनरली, वैसे स्टेट्स बेटा 7 टाइप्स के होते हैं, है ना। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन जनरली आपने 5 टाइप्स के नाम सुने होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। उसके अलावा भी होता है क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा, फार्माइनिक कॉन्डेंसेट्स। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनमें से हम क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सॉलिड का मतलब आप बोलते हो सर जहां पे मॉलिक्यूल एकदम पास पास हो, है ना। अब देखो कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या है, ये सब टाइप्स ऑफ मैटर ही तो है। तो कोई भी जो मैटर हो वो किनसे मिलके बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम या तो एटम बोलते हैं, या तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, या तो आयन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हर बार किसको लेके, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल। तो आप समझिएगा कि हम उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल इतना ज़्यादा पास पास होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है उसके बीच में, मैक्सिमम। और ये कैसे होते हैं, इनको बहुत, मतलब आप कह सकते हो ना के बराबर, ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब ऑलरेडी इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास है कि अब तुम उसको और फर्दर क्या करते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने इनको नाम क्या दिया कि ये कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, नॉन कंप्रेसिबल। तो आपने कहा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात अपने को समझ में आई, आप क्या बताना चाह रहे हो ये भी अपने आपको समझ में आया। तो आप कहानी को थोड़ी सी बढ़ाते हैं आगे। कैसे? तो सर क्या हमें इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में क्या बातें करनी है? तो मैंने कहा मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमें इसी सॉलिड स्टेट के बारे में सब कुछ जानना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से आप मेरी बात प्यारे बच्चों सुनते रहो। सबसे मैंने पहले पढ़ने क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। फिर हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन आप जब करोगे तो हमें सबसे पहले पता चलता है ये 2 टाइप के हैं। एक एक पता है किसके बेसिस पे, एक है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें बात करनी है, और दूसरा एमॉर्फस। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड स्टेट का तो हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन। उसके बेसिस पे हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये सॉलिड्स को हम बुलाते हैं, किसी को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, किसी को बोलते हैं मॉलिकुलर सॉलिड, किसी को बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड, किसी को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही लेके हमें पूरी बातें करनी है, इनके कंपोनेंट्स, इनके स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस, है ना, उनकी डेंसिटी निकालना, इम्परफेक्शन, मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करना है। एमॉर्फस से हमें क्या बोल देना है, टाटा बाय बाय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमॉर्फस से क्वेश्चन नहीं आता। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन एमॉर्फस सॉलिड से मोस्टली आते रहते हैं, मैं उनको भी आपसे डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो चलिए अपनी कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमने एक बेसिक बातों से शुरुआत की कि सॉलिड स्टेट मतलब, सॉलिड का मतलब क्या,
तो आपने बोला सर सॉलिड का मतलब जो बना हो स्मॉल पार्टिकल से, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन से, मॉलिक्यूल एकदम पास पास हो, दैट्स वाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है मिनिमम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है मैक्सिमम, जिसका अपना डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर हो। अब भाई मॉलिक्यूल क्या है, एकदम पास पास है, भाग तो सकते नहीं, अपनी पोजीशन पे ही तो एक्स से वाइब्रेट कर सकते हैं सिर्फ, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मिनिमम। अच्छा, मैंने इतनी बातें आपको इस सॉलिड के बारे में बताई, आपको क्या लगता है आपके एक स्कूल एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में? नहीं, ये तो एक बेसिक बात थी कि आपको आइडिया लगे सॉलिड होता क्या है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं उसकी तरफ जहां जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सबसे पहला पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बोला कि हम दो तरीके से बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक बेसिक से आइडिया से स्टार्ट करता हूं कि आपने जनरली बहुत सारे सॉलिड देखे होंगे डेली लाइफ में, जैसे शुगर, NaCl, सैंड, है ना, प्लास्टिक भी सॉलिड है कि नहीं, ग्लास भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें से कुछ क्रिस्टलाइन होंगे, कुछ एमॉर्फस होंगे, तो हम ये कैसे डिसाइड करें? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का फंडा है वो है पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, और अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब क्रिस्टलाइन का है, क्या मतलब एमॉर्फस का है, इनको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। समझिए ध्यान से, देखिए, कहता है वो सारे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे जिनका शेप कैसा होता है, डेफिनिट, जिनका शेप कैसा होता है डेफिनिट, हम उनको नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने बोला ओके सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप डेफिनिट, सर लर्न तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा अगर समझा देते। जैसे मैंने आपसे बोला शुगर, आप जब भी मार्केट में कभी शुगर लेने जाते हो कैसा दिखता है आपको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको ज्यादा साइज में डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो सब कैसे होते हैं, क्यूब के जैसे होते हैं, सबके सब आपको कैसे दिखते हैं, क्यूब के जैसे दिखते हैं, क्यूब के जैसे। कभी आपने ऐसा ट्राइंगल देखा है क्या शुगर, है ना, नहीं देखा होगा, ट्राइंगल दिख जाए, सर्कुलर शुगर के पार्टिकल आपको दिख जाए, नहीं दिखना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो शुगर होता है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, डेफिनेट, ठीक है। दूसरी बात जो लिखी उसको ध्यान से समझिएगा, वो फॉलो करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, जब आप उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखोगे, आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओ और देखना स्टार्ट करो, तो आपको दिखेगा कि इसमें जो पार्टिकल्स अरेंज हैं वो एक पर्टिकुलर मेथड में, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हैं, और वो बहुत दूर तक उसी वे में फॉलो कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब, जैसे देखिए मैंने वहाँ क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देखिए एकदम पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, एक रेड वाला बड़ा वाला पार्टिकल है, तो फिर एक स्काई ब्लू वाला छोटा सा पार्टिकल है, देखो एकदम एक ऑर्डर में है। और ऐसा नहीं कि यहाँ एक था एक एक करके आगे दो दो हो गए, नहीं नहीं नहीं, एकदम एक अरेंजमेंट क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो रेगुलर होता है, और वो किसको फॉलो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बोलते हो 0 डिग्री सेल्सियस, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो एक पर्टिकुलर है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, एक वाइड रेंज फॉलो करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी आपको नहीं आइडिया, मैं आपको बताता हूं, जैसे ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, अभी आप सीख जाओगे थोड़ी देर में। उसका अगर मैं आपसे पूछूं मेल्टिंग पॉइंट, तो आप एक रेंज बताते हो, आप बोलते हो सर वो 200 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं था, एक वाइड रेंज था कि इतने से इतने के बीच में वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जो एमॉर्फस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एक वाइड रेंज को फॉलो करता है, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब आप उनको कट करते हो तो उनके एजेस कहते होते हैं शार्प, और इसका शार्प एजेस होंगे जब आप उसको कट करोगे तो, ठीक है। अभी मैं एमॉर्फस की बात नहीं कर रहा हूं, इसका जस्ट अपोजिट कर देना, एमॉर्फस हो जाता है। जैसे आपने बोला क्रिस्टलाइन के लिए डेफिनेट शेप, उधर क्या होगा, इंडेफिनिट। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उधर क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट। शार्प एज ऑन कटिंग, उधर शार्प एज नहीं होगा, कैसा होगा, स्मूथ एज होगा। जैसे देखो आपने ये एमॉर्फस सॉलिड, आपने इसको कट किया, देखो स्मूथ एज है, कोई शार्प नहीं है, कोई नुकीला नुकीला टाइप का नहीं है, शार्प एज नहीं है, कैसा है,
स्मूथ एज है। मैं आगे आपको डायग्राम से क्लियर करूंगा, डोंट वरी, आप मेरी बात सुनते रहो। मेन पॉइंट पे आते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो कहता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है ना कि अगर आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आप उसको जैसे जैसे अलग अलग डायरेक्शन में कट करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, अलग अलग डायरेक्शन में कट करोगे, तो उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगी, डिफरेंट होती हैं। इन्हीं को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर या एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस की जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल, है ना, ऑप्टिकल, ये सब प्रॉपर्टीज हैं वो हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन की ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सवाल आपके दिमाग में जरूरी आया होगा प्यारे बच्चों कि ऐसा क्यों, सवाल आया होगा ना, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है सर। देखिए इस डायग्राम से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अरेंजमेंट किसका है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आइटम्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। तो आप नोटिस करिए, एक बड़ा गोला है, फिर एक छोटा गोला है, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा है, बड़ा है, गोला है, एक पैटर्न है ना। लेकिन जब तुम बी से ए की तरफ कट करते हो ऐसे, तो आपको एक तरफ क्या दिखता है, ब्लू वाले गोले दिख रहे हैं, एक तरफ ग्रीन वाले। लेकिन जब तुम सी से डी की तरफ कट रहे हो तब देखो कैसा दिख रहा है, कटिंग कर रहे हो तो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट ही अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग। तो ऑब्वियसली जब एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, आपकी थर्मल, ऑप्टिकल, ये सब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज उनकी हर डायरेक्शन में क्या होती, एक जैसी। और इन्हीं सब वजहों की, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स। उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर ट्रू सॉलिड्स। और ऑब्वियसली एमॉर्फस कैसे होते हैं, एमॉर्फस को हम बोलते हैं फाल्स सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने बोला ठीक है सर, एक मतलब ऐसे क्लियर करता हूं, आप एकदम घबराने की बात नहीं है। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में सारे पॉइंट क्लियर किए कि सर शेप डेफिनेट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, अगर हम कट करें तो शार्प एजेस मिलते हैं, नेचर एनाइसोट्रॉपिक होता है, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। और एक और बात मैं बता दूं कि जब हमें एटम्स का अरेंजमेंट पता है कि ना पर्टिकुलर है, तो इसका मतलब उनको तोड़ने में हर बार एनर्जी भी एक ही जैसी लगेगी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी बात आपको एमॉर्फस से करते हैं, इसका अपोजिट ही करना है, बातों को तुम जल्दी समझ जाओगे। ध्यान से देखो, वहां आपने क्या बोला था, रेगुलर या डेफिनेट शेप, इधर देखो क्या है, इरेगुलर शेप। वहां क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, इधर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वहां क्या था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ क्या है, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे एक वाइड रेंज को फॉलो करते हैं। वहां क्या था, जब आप कट करो तो शार्प एजेस थे, यहाँ कैसे होते हैं, इरेगुलर एजेस होते हैं, कोई शार्प एज नहीं। ये देखो क्रिस्टलाइन है, कटने के बाद शार्प एज आ रहा है। वहां कैसा था, स्मूथ था, याद करिएगा। वो कैसे थे, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, इनको हम कैसा बोलते हैं, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, उसका उल्टा। और इसी वजह से उसको हम बोलते थे ट्रू सॉलिड्स, इनको क्या बोलते हैं, फाल्स। फाल्स मतलब स्यूडो सॉलिड, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा मूठा, झूठे वाले सॉलिड है ये प्यारे बच्चों, ये झूठे वाले सॉलिड है ना, स्यूडो सॉलिड है। या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जिसको इतना ज्यादा कूल्ड कर दिया गया कि हमें देख के कैसे लगते हैं वो सॉलिड, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल जैसे ग्लास, जैसे प्लास्टिक, है ना, जैसे रबर। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल में आते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल में आते हैं प्यारे बच्चों, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कि आप एक कोई अरेंजमेंट देखो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, वो थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब हो जा रहेगा, है ना, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता। तो अब आपने बोला सर एमॉर्फस से तो कोई क्वेश्चन आपने बोला था इंपॉर्टेंट आता है, मैंने बोला हाँ याद रखिएगा, पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो सॉलिड या व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज दे सीम्स लाइक सॉलिड बट दे बिहेव लाइक अ लिक्विड। जब आप इनको हीट करोगे ना तो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करते करने एक बार फ्लो होने लगते हैं। हीट करोगे ना तो वो फ्लो होने लगते हैं, फ्लो लिक्विड की तरह। जैसे ग्लास, जैसे प्लास्टिक देखो हीट करो तो फ्लो होने लगता है लिक्विड की तरह, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या
सुपर कूल्ड लिक्विड। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि जो ग्लास पेन होते हैं, है ना, वो नीचे की तरफ थिकर हो जाते हैं, ऊपर थिन हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा टाइम अगर हो जाए, तो देखो ये डायग्राम से समझाया मैंने, तो जो विंडो की वो है ग्लासेस हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। भाई मेल्ट होंगे, टेम्परेचर पाएंगे तो धीरे धीरे बहुत साल हो जाए तो और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, मेल्ट। तो नीचे क्या हो जाता है, थिक, और ऊपर क्या हो जाता है, थिन। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप अपने जहन में ये बात भी रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं, आपके दिमाग में कितनी बातें आई। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को अपना दिमाग लगा के समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर दिया, मैंने आपसे पूछा कि आइडेंटिफाई करिए ए और बी में से कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमॉर्फस है। एंड आई होप आप बड़े आसानी से बात को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो आइटम्स का पैटर्न है वो एक डेफिनेट है, अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेट है, और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, इनडेफिनिट। इसका मतलब सर कि जो ए वाला है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो बी वाला स्ट्रक्चर है सर वो कैसा है, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये बात आई, दैट मीन्स अभी तक की बातें आपके दिमाग में परफेक्ट एकदम एंटर कर रही हैं, और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं मेरे लाल। आपको मेरी बातें प्यार से सुननी है, बहुत ध्यान से समझनी है, और क्लास जैसे खत्म होगा आपको लगेगा जितना पढ़ा था उतना सब याद है। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस हर दिन जो पढ़ रहे हो, जो भी आप क्लास से सीख रहे हो, उसको रिवाइज करने की जरूरत है 5 से 10 मिनट। आपको ज्यादा काम केमिस्ट्री में नहीं करना यार, मेरे रहते अगर आपको ज्यादा काम करना पड़ा तो क्या फायदा मेरा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते हैं। आपने बोला ठीक है सर, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, वो तो क्लियर है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। आपने क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपसे बोला एनाइसोट्रॉपिक पता होना चाहिए, अमॉर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी मैं एग्जांपल में आपको कराऊंगा भी, मैं आपको बता भी दूं कि यहाँ से मोस्टली ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई सॉलिड दे देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा है क्रिस्टलाइन है, कौन सा है अमॉर्फस। तो आप, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी अब जब किसी सॉलिड से मुलाकात हो तो जरूर एक बार सोचिएगा कि ये क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस। दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। मैंने बोला था बॉन्ड के बेसिस पे। तो बॉन्ड के बेसिस पे कैसे मैंने क्लासिफाई किया है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उस सॉलिड में आयनिक बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट सॉलिड, है ना, उसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर मतलब, तो फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब नॉन पोलर भी है, पोलर भी हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकता है। ठीक है, और मेटेलिक, जैसे कोई मेटल जैसे आयरन, वो भी तो सॉलिड ही है ना, तो उसमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक। अब मैं इन्हीं को एक एक करके आपको समझाता हूँ, एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, किससे, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड किन से मिलके बनेगा, मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, है ना। अब मॉलिक्यूल ही आपस में क्या करने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो वो बॉन्ड कैसा हो सकता है, नॉन पोलर, वो कैसा हो सकता है, पोलर, और वो कैसा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हो सकती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए मैं आपको चाहूं तो थोड़ा सा रिलेट करवा देता हूं। आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में एक पढ़ा हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो आपने पढ़ा था अगर डाइपोल डाइपोल के बीच में लगता है तो उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये वही वाला है, पोलर। दोनों पार्टिकल कैसे हैं, उन पे दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में बोलते थे लंडन फोर्स, ये वही वाला है भाई, नॉन पोलर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट टर्म था, आपने पढ़ा होगा प्रीवियसली, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं हूं, डोंट वरी, अभी आपको समझाता हूं। तो मैं आपको तीनों का एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनेगा। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, अगर वहां पे आयन आयंस के बीच में बना होगा, मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज होगा, दो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज होगा, नहीं होगा तो वो कैसे बॉन्ड बना, नॉन पोलर। होगा, चार्ज होगा तो वो पोलर। और दोनों में या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन भी है। अच्छा मैं उसकी पर्टिकुलर कंडीशन में बताता हूँ, एक एक करके समझते हैं। तो पहला है नॉन पोलर सॉलिड्स। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो, और मैंने अभी आपको याद दिलाया था। और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, लंडन फोर्स। उनके बीच में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स। जैसे कि देखो दोनों आई हैं, मतलब दोनों एक ही जैसे तो हैं, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों पे कोई चार्ज भी नहीं है, दोनों आयन की तरह बिहेव नहीं कर रहे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो I2, CO2, आर्गन, CCl4, जब आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको याद आएगा कि सर ये सब नॉन पोलर टाइप के ही तो हैं, तो इसीलिए मैंने इनको बोला कि ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
और वही कंबाइनिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे H और Cl, तो ये पोलर हो गया। SO2 में ऑब्वियसली ये पोलर है, तो पोलर वाले भी मॉलिक्यूलर है, तो मतलब सब, ये भी क्या है, सॉफ्ट है, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो नॉन पोलर था तो वेरी लो था, पोलर है थोड़ा चार्ज आ गया है ना, तो थोड़ा आयनिक बिहेवियर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा ज्यादा होता है। अभी भी लो ही है, मॉलिक्यूलर वाले का लो ही है, लेकिन नॉन पोलर वाले से पोलर वाले का थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। दोनों पे पोल्स आ गए ना, चार्ज आ गए, इसलिए इनको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, में थोड़े मैं आपको बताता हूँ। जब भी हाइड्रोजन अपनी एक तरफ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन कौन से हैं, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, उनकी तरफ जुड़ा हो, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा हो, इन्हीं से जुड़ा हो, किसके थ्रू, एक वीक मॉलिक्यूलर फोर्स से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप इजीली पहचान लोगे कि H जब इन्हीं के साथ जुड़ा होगा, बस आप तुरंत समझ जाना कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इनके कंपेयर में थोड़े से हार्ड होते हैं। सेम इंसुलेटर ये भी है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्डिंग है, जैसे इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट था उसको मैंने बोला था लंडन फोर्स, इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट था उसको बोला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड होता है उसको नाम ही देते प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल आइस, जानते हो आप, एग्जाम्पल क्या है, आइस। दिमाग में तो आपको NH3 भी आ रहा होगा, दिमाग में आपके HF भी आ रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड की, वो सब गैसेज हैं, लिक्विड हैं, ठीक है, इसलिए मैं इनके उन एग्जाम्पल्स को यहाँ नहीं लिखा। तो ये तो पहला हो गया, क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा देखो, आसान है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना यार। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है आयनिक सॉलिड, नाम से नहीं लग रहा, आयंस के बीच में बॉन्ड बना होगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। और आयनिक तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में मिलता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और मोल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में कैसे होंगे, इंसुलेटर, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बड़ी बेसिक बात है, हम लोगों ने कई बार पढ़ी है, ठीक है। और चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, ठीक है। जैसे कि कोई सा आयनिक सॉलिड याद कर लो, NaCl, ZnS, CF2। तुम्हें लग रहा सर एग्जाम्पल कैसे लर्न करें, ये मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड ही होते हैं, तो अगर तुम 20 एग्जाम्पल लिखोगे तो उसमें से 18 तुम्हारे अपने आप सही हो जाएंगे, सॉलिड ही होने हैं। मेटल नॉन मेटल तुम्हें लेना है, कोई सा भी ले लो, NaCl, ZnS, CF2, एक मेटल उठाओ Ca, कोई नॉन मेटल उठाओ Cl, CaCl2 सर, है ना, कोई सा भी उठा लो, CaSO4, ZnCl2, ZnSO4, जिंक ऑक्साइड, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, डोंट, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो ये था दूसरा आयनिक सॉलिड्स। तीसरा वाले क्या है, थर्ड क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। तो मैंने क्या बोला, मेटल, जैसे आयरन, ये आयरन का एक मेटल है, तो आयरन के मेटल में आयरन के छोटे छोटे ढेर सारे एटम होंगे, और एटम है तो हर जगह क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और हर जगह क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन टहल रहे होंगे बाहर, एक बेसिक बात। मतलब क्या होता है, मतलब मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या थे, मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे, आयंस। वैसे मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से, मतलब हर बार एक पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। यही तो होगा, हर हर एटम में यही स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। अब आयरन को सोच लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ सर ये भी हार्ड होते हैं, और मेटल है तो मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, ऑब्वियसली ये सब प्रॉपर्टीज तो आप लिख ही सकते हो बड़े आराम से। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई मोल्टेन एक्वस कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, जो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बच्चों, वो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। इसीलिए जो सॉलिड स्टेट है, देखो मेटेलिक, इसलिए मैंने उनको बोला कंडक्टर्स, है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉन। और जो मोल्टेन एंड एक्वस में करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द आयंस। ध्यान रखना, बेसिक सी बात है, आपको आई होप आपको पता भी हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बॉन्डिंग जो नाम होगा उसका नाम होगा मेटेलिक बॉन्डिंग। ढेर सारे मेटल हैं, मोर देन 90 एलिमेंट्स हैं भैया, मेटल ही तो है पीरियोडिक टेबल में, मार दो कोई सा भी फेंक के, सब सही हो जाएंगे। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, बहुत सारे हैं, कोई सा भी रखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड फोर्थ वाला क्या है, कोवैलेंट सॉलिड।
कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉर्मली नाम से ही लग रहा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिले। अच्छा, मैं एक आपको काम की बात बताता हूँ, है ना, जो आपको लगे जाइंट स्ट्रक्चर है, खूब बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो पार्टिकल से बहुत ज़्यादा हों, इनफाइनाइट बोलने की जरूरत पड़ जाए, जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो सब कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड्स भी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन ये कैसा होता है? सॉफ्ट। तो एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना। वैसे तो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? इंसुलेटर। एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कैसा होता है? कंडक्टर। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? वेरी हाई। वेरी हाई लिखा है, अभी तक आयनिक वालों का क्या था? हाई था। मेटेलिक वालों का भी हाई लिखा था, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। बॉन्डिंग ऑब्वियसली नाम देख के ही पता चल रहा है बॉन्डिंग कैसे होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत होना, जैसे डायमंड, जैसे ग्रेफाइट, जैसे ये क्वार्ट्स। ध्यान रखना, क्वार्ट्स नाम SiO2 को सिलिका भी बोलते हैं, लेकिन सिलिका हो जाएगा किसका एग्जाम्पल? एमॉर्फस। आप बोलना क्वार्ट्स। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, जैसे बोरॉन का नाइट्राइड, कार्बोरेंडम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड को बोलते हैं कार्बोरेंडम। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स किसके हो गए? ये सब एग्जांपल किसके हो गए? कोवेलेंट सॉलिड्स के। ठीक है, ये बहुत जाइंट स्ट्रक्चर हैं। तो अच्छा, मैं एग्जांपल पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? जैसे आपको एग्जांपल देके पूछता है ना कौन क्रिस्टलाइन कौन है अमॉर्फस, वैसे ही यहाँ भी पूछता है। आपको बताना है किस टाइप का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है। तो बड़ा आसान है। मेटेलिक में मतलब कोई मेटल होगा, आयनिक में तुरंत एग्जांपल देखना, कोई कैटायन कोई एनायन होगा, मतलब मेटल और नॉन मेटल होंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। कोवेलेंट, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे मोस्टली यही पूछे जाते हैं, मतलब कोई जाइंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से तेरा काम बन गया बच्चा। और जो बच गए वो मॉलिक्यूलर हैं। मॉलिक्यूलर में भी अगर HFO और N के साथ में दिख रहा है तुम्हें, तो समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कंबाइनिंग आइटम से तुम्हें लग रहा है कि इनके ऊपर चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, जैसे HCl, SO2, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, तो समझ लेना पोलर। नहीं दिख जाए तो नॉन पोलर, जैसे I2, जैसे CCl4, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? जैसे CO2, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन पोलर। ठीक है, तो हमारी आपकी पहली मुलाकात में हम लोगों ने सॉलिड्स को बेसिकली समझा। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोगों ने बॉन्ड्स के बेसिस पे, हम लोगों ने अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया। क्रिस्टलाइन में, अमॉर्फस में अरेंजमेंट के बेसिस पे, बॉन्ड्स के बेसिस पे कोवेलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया, आयनिक हो गया, मॉलिकुलर हो गया, और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू इनके समझने की कोशिश की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्हीं के आगे फर्दर कि अगर कोई क्रिस्टल है, अभी हमने बोला ना सॉलिड्स होंगे, तो सॉलिड होगा तो उसका पर्टिकुलर कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होगा तो लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, एंगल होगा, उन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे किस नाम से बुलाते हैं। हाँ, आपके रिवीजन के लिए एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है कि आप इस पेज से एक साथ पूरा एक साथ आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक को एक साथ रिवाइज कर लो। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, उनके बीच में फोर्स क्या होगा, हार्डनेस कंपेयर कर लो, कौन ज़्यादा कौन कम है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्लियर कर लो, कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। मतलब जो पिछली मैंने बातें की अलग अलग, वो एक साथ तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो नेक्स्ट पे मिलते हैं, इनके आगे कहानी को डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। बाय बच्चों, बाय।